हम लोग लास्ट क्लास गुड्स और सप्लाई का डेफिनेशन पढ़े थे। गुड्स का डेफिनेशन में तो बहुत कुछ बड़ा बात नहीं था, लेकिन सप्लाई की डेफिनेशन में बहुत कुछ था। सेक्शन 7(1) ये बोलता है अगर हम कंसीडरेशन लेके इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगर इन 8 में से कोई भी काम करते हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल, पैसा लेके बिजनेस पर्पस के लिए करें तो उसको ट्रांसफर सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। सेक्शन 7(1) भी बोलता है अगर हम कोई सर्विस यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस को बाहर से पैसा देकर फॉर कंसीडरेशन, तो वो भी सप्लाई हो जाएगा अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो रहा है तो। फिर हम लोग पढ़े सेक्शन 7(1)(c), जिसमें पढ़े अगर विदाउट कंसीडरेशन भी कुछ एक काम करते हैं तो उसको सप्लाई माना जाएगा, भले ही पैसा नहीं ले रहे हैं फिर भी सप्लाई माना जाएगा। सर अगर आप एसेट को रिमूव करते हो डिस्पोजल के लिए, अगर आप उस पर आईटीसी क्लेम किए हो तब उसको सप्लाई माना जाएगा। हम एग्जांपल दिए तो मैं भी अपने नूडल्स बर्बाद करने के लिए भेजा था। सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब वही ब्रांचेस वाला कहानी, अगर ब्रांच भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है दूसरे नंबर से तो वहाँ भी सप्लाई आ जाएगा चाहे विदाउट कंसिडरेशन। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय 50,000 तक का है तो वहाँ पर 50,000 के ऊपर है तो वो भी सप्लाई है। ट्रांसफर बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल एजेंट को माल भेज रहा है और एजेंट प्रिंसिपल को माल भेज रहा है, दोनों का जीएसटी नंबर अलग अलग है जो जनरली होगा भी, उसको भी सप्लाई के डेफिनेशन में लेना पड़ेगा चाहे पैसा नहीं ले रहे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर मेरा कोई रिलेटेड पर्सन है, याद है वो एग्जाम्पल दिए थे मेरी बेटी अगर यूएस चली जाए तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर हमको कोई सर्विस दे रही है, चाहे वो हमसे पैसा नहीं ले रही है लेकिन वो मेरे इंडिया में बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस दे रही है तो उस पर भी सप्लाई माना जाएगा। फिर पढ़े किस चीज़ को सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विस देता है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। कोर्ट या ट्राइब्यूनल, एमपी एमएलए को सर्विस देता है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। फ्यूनरल का कोई सर्विस है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट कोई आपको लैंड या बिल्डिंग सेल हो रहा है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन बिफोर कंप्लीशन हो तो मानेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और पढ़े थे, ट्रांजेक्शन मेयरली इन एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इनके अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन एक्शनेबल क्लेम का हो रहा है, मेरा एक डेटर है मुझसे पैसा पाते थे, अब हम सिद्धार्थ को बोल रहे हैं मेरे को तुम एक लमसम पैसा दे दे और मेरे डेटर से पैसा वसूल करने का जिम्मेदारी तुम्हारा, तो इसको सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, हम जब ये वाला पार्ट नहीं पढ़े थे आई थिंक, हाँ ये दोनों पार्ट बाकी था, ठीक है, ये दोनों नया पार्ट है, यहीं से पढ़ना है। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल फ्रॉम फॉर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, होता क्या है अगर हम मान लो जर्मनी से घड़ियां मंगवाया, इंडिया घड़ी मंगवाया वॉचेस जर्मनी से, अब जर्मनी से जब वो घड़ी आया मेरे पास, हम उसको कस्टम के वेयर हाउस में रखवा दिया एक बार, क्योंकि मेरे को भी ड्यूटी पेमेंट करके गुड्स लेके नहीं जाना था। कस्टम डिपार्टमेंट आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आप तुरंत गुड्स छुड़वा के नहीं ले जाना चाहते हो तो कस्टम के वेयर हाउस में सामान रखवा दो। तो होम कंजम्पशन मतलब कस्टम डिपार्टमेंट से निकाल के अपनी फैक्ट्री गोडाउन या शोरूम में लाना, या होम कंजम्पशन मतलब घर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ बोला जा रहा है होम कंजम्पशन पर यानी बिग ऑफिस, शोरूम या गोडाउन में माल लाना। तो सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो मेरे वो जो वेयर हाउस में गुड्स रखवाया, अब हुआ क्या वो सुनना। हुआ ये कि सिद्धार्थ मेरे को बाहर ही मिल गया, सिद्धार्थ को बोला सिद्धार्थ ऐसे हम घड़ी मंगवाया जर्मनी से, तुमको चाहिए क्या? सिद्धार्थ बहुत बड़ा घड़ी का होलसेलर है या रिटेलर है जो भी है, सिद्धार्थ बोला हमको दे दो। हम वेयर हाउस से गुड्स को छुड़वाया नहीं, हम सिद्धार्थ को वो बिल दे दिया और हम बोला जब तुम छुड़वा लो, हमको पेमेंट कर दे। उसका क्या फायदा? मेरे को लग रहा था कि सिद्धार्थ अगर जाके कुछ क्लियर कराएगा
उसको क्लियरिंग का झमेला। क्लियरिंग का झमेला उसका, और यहाँ पर हम उसको भी एक तरीके से सेल तो किया नहीं। सर फिर मेरा क्या फायदा जमीन से मंगाने का? नहीं, सेल हुआ नहीं अच्छा। तो, लेकिन हम पैसा ले लिया बिना जीएसटी के। हम घुमाना चाहते थे पैसा। वो सुनो मेरा बात पूरा। मान लो मेरा जर्मनी से गाड़ी आया, हम कस्टम के वेयर हाउस में सामान रखवा दिया। अब हम क्या किया, दो तरीका होता ना, या तो हम कस्टम से माल छुड़वाता, बाहर लाता और सिद्धार्थ को माल भेजता। हम क्या किया, सिद्धार्थ को वो डॉक्यूमेंट ही सेल कर दिया, वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर ऑफ गाड़ी सिद्धार्थ को ट्रांसफर कर दिया। और हम सिद्धार्थ को बोला कि जा वेयर हाउस से माल निकलवा ले। ठीक है, हम सोचा था हम बच जाएगा जीएसटी से। कैसी सर? हमको लगा कि हम यहाँ पे गुड्स तो सेल हम दिखाई नहीं, मेरे गुड्स को हम भाई दिखाए नहीं, हम तो वेयर हाउस से क्लियर करा के लाए नहीं। हम तो डायरेक्ट तुमको छुड़ाने बोल दिया और तुमको बोला तुम वेयर हाउस में ड्यूटी पेमेंट कर देना और फॉरेन वाली पार्टी को पैसा दे देना। तो मेरा बात ऐसा एक तरह से क्रेडिट में घुसा है। हाँ, एक तरीके से क्रेडिट में घुसा है। हम बोला फॉरेन वाली पार्टी को सिद्धार्थ तुम पेमेंट कर दें और कस्टम से माल छुड़वा लें, तो मेरा पैसा बच जाता। तो लेकिन डिपार्टमेंट बोला रुको, ये बहुत ज्यादा चालूगिरी हो रहा है। तो अगर क्लियरेंस नहीं भी कराए हैं गुड्स को, लेकिन डॉक्यूमेंट किसी को ट्रांसफर करें, वो भी सप्लाई माना है, यानी इस पर भी जीएसटी लग तो जाएगा। और बचने का बुद्धि लगाए बट बच नहीं पाएगा। एक होता है हाई सी सेल, गुड्स इंपोर्टेड आर स्टिल इन ट्रांजिट, गुड्स अभी भी रास्ते में है और हम इंडिया में किसी को डॉक्यूमेंट के हिसाब से गुड भेज दी। गुड्स फॉरेन से आ रहा है, गुड्स अभी भी रास्ते में है और हम सिद्धार्थ को बोला ये गुड्स तुमको भेज दिए, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। क्योंकि एक्चुअली में गवर्नमेंट बोल रहा है इम्पोर्ट पे जीएसटी नहीं है, लेकिन यहाँ घुमा के लगा दी, ऑनगोइंग पे जीएसटी लगा दी। तो ये सब को सप्लाई माना जाएगा और सब पे जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है ये टॉपिक? अब आते हैं सेक्शन 7.3। एक छोटा सा बात बोलता है कि ये जो भी तुम्हारा सप्लाई का डेफिनेशन है, इसका पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। तो वो लोग कुछ भी नया बात नोटिफाई करके उसमें ऐड ऑन कर सकता है या डिलीट कर सकता है। अगर सप्लाई के डेफिनेशन में तुम फॉल नहीं कर रहे हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है इसकी सप्लाई मानना चाहिए, तो उसको भी इंक्लूड कर देगा और मान लेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इतना पावर मिला है। ठीक है? यस सर। यहाँ पे एक डिफरेंस बोला है, डिफरेंस बिटवीन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल। तो दोनों का रेट डिफरेंट है। पहला बात तो गुड्स के सप्लाई पे रेट अलग अलग है, 0, 5, 12, 18, 28 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली सर्विस की केस में 18% की है। कंपोजिट स्कीम ओनली फॉर गुड्स होता है, सर्विस की केस में वो कंपोजिट स्कीम में मिलेगा। टाइम लिमिट ऑफ इनवॉइस इज डिफरेंट। वो अगला टॉपिक पढ़ोगे आज की क्लास में कि बिल बनाने का टाइम लिमिट क्या होता है, तो उसके उन दोनों में टाइम लिमिट का भी फर्क है। एंड रूल ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई वो भी अलग होगा, कहाँ सप्लाई माना जाए। गुड्स का सप्लाई जनरली बहुत इजीली आइडेंटिफाई करना, लेकिन सर्विस का सप्लाई आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भी रूल अलग होगा। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय कस्टम में अलग होगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय फॉरेन से अलग रूल होगा। तो यानी सर रेट अलग है, कंपोजिट स्कीम एक में अवेलेबल है, एक में नहीं है। टाइम लिमिट, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इन सब के रूल भी अलग है गुड्स और सर्विस के केस में। तो ये सब कुछ एक डिफरेंस है गुड्स और सर्विस के बीच में। अब एक बहुत ही काम का टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, लेकिन जबरदस्त टॉपिक, और एग्जाम में क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आना है इस पार्ट से, मतलब आना ही आना है इस पार्ट से क्वेश्चन। कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। अब ये क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है दो आइटम का एक कॉम्बो पैक हम तुमको बेच रहे हैं जो नेचुरली बंडल्ड है, मतलब वो कॉम्बो नॉर्मली बनता है, जबरदस्ती कॉम्बो नहीं बना रहे हैं। और मिक्स सप्लाई मतलब हम जबरदस्ती दो प्रोडक्ट का कॉम्बो बना रहा है। हम एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो तो खाना आप तो जाके किचन में कुक नहीं करोगे, खाना तो आप किचन से उठा के अपनी टेबल पे नहीं लाओगे, तो वहाँ सर्विस और गुड्स का कॉम्बो बनता है। वो आपको खाना भी दे रहा है और सर्विस भी दे रहा है। ये कॉम्बो नेचुरल है
कि जबरदस्ती बनाया गया है? नेचुरल। नेचुरल है सर, नेचुरल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप एक बड़ी ऑयल कंपनी में गए और वहां से 150 लीटर ऑयल खरीदे, वो आपको बोलेगा कि कंटेनर अपना लेके आओ, कि वो कंटेनर में पैक करके देगा आपको तेल? देगा कंटेनर। हाँ, तो कंटेनर, तो आपको तेल के साथ तो कंटेनर में मिल गया। यस सर। तो दोनों नेचुरल बंडल है कि जबरदस्ती का बनाया हुआ है? नेचुरल। नेचुरल बंडल है। आप ट्रेन में टिकट काटते हो, आजकल ये नेचुरल बंडल नहीं है अब, क्योंकि आपको खाना राजधानी में, शताब्दी में भी ऑप्शन देता है कि आप खाना लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, टिक कर सकते हो। लेकिन अब से कुछ साल पहले तक आप राजधानी, शताब्दी, दुरंतो इनमें ट्रैवल करते थे तो आपको ट्रेन का टिकट के साथ खाने वाला पेमेंट भी जोड़ के लेता था, और आपको देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं था कि आप खाना हटाना चाहते हो या लेना चाहते हो, बस इतना ही ऑप्शन था, वेज की नॉन वेज, वो आपको चूज करने देगा, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये नेचुरल बंडल हुआ, क्योंकि आपको ट्रेन का टिकट के साथ फूड मिलेगा। तो यहाँ ट्रैवलिंग और फूड दो अलग अलग आइटम है, ट्रैवलिंग और फूड दो अलग अलग आइटम है, लेकिन दोनों नेचुरली बंडल है। फॉरेन से गुड्स मंगवाते हैं या बहुत दूर से गुड्स मंगवाते हैं, तो गुड्स के साथ इंश्योरेंस एक नेचुरल बंडल है, गुड्स के साथ ट्रांसपोर्ट चार्ज एक नेचुरल बंडल है। पैकिंग का एग्जांपल तो दिए थे, गुड्स के साथ पैकिंग भी एक नेचुरल बंडल है। सर आप नेचुरल बंडल का बहुत एग्जांपल है, अब आप जबरदस्ती बनाया हुआ बंडल का एग्जांपल दीजिए। सर्फ के साथ बकेट फ्री, क्या ये बंडल होना कंपल्सरी है? हम लोग सर्फ करके लाते हैं, एरियल टाइट कुछ भी, तो उसके साथ कई बार बाल्टी फ्री आता है, बाल्टी बकेट फ्री। क्या वो बकेट कंपल्सरी है देना कि जबरदस्ती बनाया हुआ होगा? फ्री में तो ऐसे लगता है नहीं, जबरदस्ती बनाया है। टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, सर कंपल्सरी बंडल नहीं है, बनाया हुआ। आप ना होटल्स में रुकने जाते हो, बाहर कहीं जाते हो घूमने, तो होटल में रुकते हो, होटल के साथ सुबह कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है, वो नेचुरल बंडल है। सर ये कैसे नेचुरल बंडल है? लेकिन क्योंकि इंडिया में रेगुलरली 90% टाइम प्रैक्टिस होता है, तो यानी ये नेचुरल बंडल है। लेकिन वही होटल वाला आपको बोला आपको साइट सीइंग के लिए घूमने जाना है, तो हम आपको कार प्रोवाइड करवा देंगे, उसका चार्जेस ये होगा, वो आपके कूपन में ऐड हो जाएगा, भाड़ा में सब में ऐड करवा ले रहे हो। लेकिन ये नेचुरल बंडल नहीं है। होटल वाला रुकने का ऑप्शन दे रहा है, घुमाने का ऑप्शन होटल बिजनेस का काम नहीं है। तो यानी वो आपको होटल में रहना और घूमने का सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहा है, ये नेचुरल बंडल नहीं है, ये फोर्स्ड बंडल है। हाँ जी ना? यस सर। तो सर आप ये पढ़ा के करना क्या चाहते? हम ये पढ़ा के ये करना चाहता था बेटा जी कि अब बाल्टी और सरफ आपको दिया, सिद्धार्थ का बोलना था फ्री आइटम पे तो जीएसटी नहीं लगता, बात तो सच है, लेकिन आपको क्या लगता है बाल्टी फ्री में दे रहा है आपको दुकानदार? हाँ, तो अब जीएसटी किस पे लगेगा? बाल्टी अलग आइटम है, बाल्टी का रेट और जीएसटी अलग हो सकता है, तो सरफ पे लगेगा ना, सरफ पे जीएसटी रेट अलग हो सकता है, हाँ कि ना? यस सर होगा ही, प्लास्टिक का बाल्टी का अलग ही जीएसटी का रेट दिया होगा, और सरफ एक अलग ही कंपोनेंट है, उसका कुछ अलग ही जीएसटी रेट होता होगा, 0.12 में से। तो कौन सा वाला जीएसटी लगाया है? क्योंकि सरफ बाल्टी का अलग से तो रेट नहीं पता आपको, तो बोला गया ना 150 रुपया का सर्फ का पैकेट है, अब 150 रुपया का सर्फ का पैकेट ले लो, साथ में एक बाल्टी फ्री है, या 1000 रुपये का सर्फ का पैकेट है, साथ में एक बाल्टी फ्री है। तो बेटा जी बाल्टी का दाम अलग से पता है क्या? सर। आपको तो 1000 रुपये लिया और दोनों दे दिया। यस सर। तो बेटा जी जीएसटी कौन से वाले आइटम का लगा है, सर्फ का कि बकेट का? सिद्धार्थ का बोलना है सर्फ का, बोलो बोलो, अरे ट्राई तो करो, गलती होने दो। सर इसमें वो बकेट का वैल्यू निकाल के दोनों बकेट का वैल्यू नहीं निकाल सकते, चलो किरण का बोलना बकेट का वैल्यू निकाल के दोनों
लगा दे अलग अलग करके, बकेट का वैल्यू नहीं निकलेगा अलग से। अब तो सब कुछ सस्ता। नहीं, जिसका हाईएस्ट रेट हो। अगर नेचुरल बंडल नहीं है, जबरदस्ती का बनाया हुआ कॉम्बो पैक है, तो फिर जिस आइटम का हाईएस्ट रेट होगा वो वाला जीएसटी लग जाएगा। तो इसलिए तो एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है, एक कॉम्बो है पनीर बटर मसाला वाला, कि पनीर में बटर में मसाला पनीर। ये बोल रहा है एक कॉम्बो है पनीर बटर मसाला, वो नहीं आया था। एक कॉम्बो है बेटा पनीर बटर मसाला। नहीं, सच में वो रिव्यू भी था। बोलो किसका जीएसटी लगा, पनीर का कि बटर का कि मसाला का? तो ये जबरदस्ती बनाया हुआ थोड़ी है। ये जबरदस्ती बनाया हुआ कॉम्बो नहीं है बेटा, नेचुरल वाला। नेचुरल बंडल है सर। जी, अगर पनीर बटर मसाला एक सब्जी है तो आपको तीनों मिलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से जब नेचुरल बंडल होता तब कौन सा रेट ऑफ जीएसटी लगाते? जो फूड पे रहेगा, जो मेन प्रिंसिपल आइटम है। अब हम एक एक लाइन में टॉपिक खत्म कर रहे हैं बेटा। अगर कंपोजिट सप्लाई है, मतलब नेचुरल बंडल है, तो प्रिंसिपल आइटम जो है दोनों में से, जैसे होटल में रुकना और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, तो ये नेचुरल बंडल है। यस तो होटल में रुकने का जो भाड़ा है वो प्रिंसिपल आइटम है, यहाँ पे मेन आइटम, यस सर। उसका जीएसटी रेट Yes. पूरे कॉम्बो पैक पे लग जाए। लेकिन अगर नेचुरल बंडल नहीं है तो फिर जो दोनों में से जो मार्केट में जिसका हाईएस्ट जीएसटी रेट है, जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, कभी कभी आप लोग ऐसा गिफ्ट पैक खरीदते हो ना बेटा, जिसमें एक पर्स होगा, एक क्या बोलते हैं डिओड्रेंट होगा, और मान लो एक हैंकी होगा, तीनों का जोड़ के वो एक डब्बा में पैक करके आपको दे दिया। दुकानों की आर्चिज वगैरह Yes, जाते हैं तो ऐसा कॉम्बो गिफ्ट पैक मिलता है अपने, जिसमें 2-3 Yes. सामान है। हम एग्जांपल लिया, एक डिओड्रेंट होगा, एक पर्स होगा, मान लो एक लेदर का बेल्ट होगा। आप राखी पे भाई को गिफ्ट करो, ऐसा कॉम्बो पैक मिल रहा है आपको। तो बेटा जी यहाँ पर क्या ये जबरदस्ती का कॉम्बो है कि नेचुरल कॉम्बो है? ये तो बनाया हुआ है। ये तो बनाया था बेटा, ये तो नेचुरल कॉम्बो कैसे? सर डीओ के साथ ये कौन सा कॉम्बो बन रहा है? कोई जरूरी नहीं है ऐसा कॉम्बो, ये नेचुरल नहीं है, बनाया हुआ है। तो तीनों प्रोडक्ट में जिसका हाईएस्ट जीएसटी रेट है, पूरे वैल्यू के ऊपर वो वाला रेट लगेगा। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, डीओ का रेट 18% है, मान लो पर्स का रेट 12% है, जबकि क्या बोलते हैं लेदर वाले बेल्ट का रेट मान लो 5% है, तो तीनों में हाईएस्ट कौन सा है? 18 वाला। तो पूरे वैल्यू के ऊपर मान लो कॉम्बो पैक का वैल्यू दाम है 900 रुपया, तो 900 के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। प्लास्टिक पे कितना वैसे जीएसटी होगा? वो नहीं पता, जो भी होगा 5%। और सरफ पे अलग है, नहीं पता। सर अगर मानिए 20 रुपए का बाल्टी है, मान लेते हैं 1000 रुपए, हाँ ठीक है, 20 रुपया पे भी वही जीएसटी लग जाएगा, 1000 रुपये लग जाएगा। 1000 रुपए पे वही जीएसटी लग जाएगा। हाँ पूरा 1000 के वैल्यू पे वही जीएसटी लग जाएगा। तो सीधा बात, अगर नेचुरल कॉम्बो है तो फिर प्रिंसिपल आइटम का रेट, और अगर आर्टिफिशियल या मेन मेड कॉम्बो है, मतलब फोर्स्ड कॉम्बो है, तो फिर हाईएस्ट रेट वाला जीएसटी लग जाएगा। ठीक है? यस सर। एग्जाम में बेटा जी इस पे हर बार क्वेश्चन आए, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई पे हर बार जीएसटी में क्वेश्चन आए। आपको अमाउंट दे के बोलेगा ऐसा ऐसा कॉम्बो बना, इतना वैल्यू है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए तीनों का अलग अलग वैल्यू भी बताएगा, आप फंसना मत। इसमें तो बहुत ऑप्शन हो सकता है, फोन के साथ चार्जर। हाँ बिल्कुल, फोन के साथ चार्जर है तो फोन प्रिंसिपल आइटम है, नेचुरल कॉम्बो है। फोन के साथ चार्जर, ये नेचुरल क्या नेचुरल? नेचुरल। नेचुरल है, लेकिन सर एप्पल तो इसको अननेचुरल बना दिया, सैमसंग का महंगा वाला Yes, फोन तो इसको अननेचुरल बना दिया। वहां तो बोल रहा है अलग से लो, हम नहीं देंगे, लेकिन ये नेचुरल कॉम्बो है। जो भी है सर, नेचुरल कॉम्बो होगा तो प्रिंसिपल आइटम का जीएसटी पूरे वैल्यू के ऊपर, और अगर मिक्स सप्लाई होगा तो हाईएस्ट रेट। अब सर एग्जाम में अगर थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिख के आएंगे? तो देखो लिख के आओगे, कंपोजिट सप्लाई किसको बोलते हैं? 2 क्राइटेरिया है, दोनों मीट हो तो उसको कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। 2 और मोर टैक्सेबल वाला आइटम बेच रहे हैं और नेचुरली बंडल्ड है, और उसमें एक आइटम प्रिंसिपल आइटम। 3 इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा सामान का कॉम्बो बेच रहे हैं। नंबर 2 बात नेचुरली बंडल्ड है, और नंबर 3 बात
प्रिंसिपल सप्लाई, उनमें से एक आइटम प्रिंसिपल सप्लाई, तब फिर जीएसटी कौन सा लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई का रेट जीएसटी लग जाएगा। और फिर लिखोगे, एग्जाम्पल लिख दोगे एक एग्जाम, ये एग्जाम्पल है गुड्स के साथ पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस, टिकट के साथ फूड। मिक्स सप्लाई में टू गुड्स कंबाइंड टुगेदर बट नॉट नेचुरली बंडल विद सिंगल प्राइस, तब फिर हाईएस्ट रेट अप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल में हम लिखा है बकेट विद फ्री विद डिटर्जेंट, आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत काम का टॉपिक था। अब आता है सर, कल जिस बात पे बहुत बहस हो रहा था, सर वैल्यू कौन सा लेंगे, वैल्यू कौन सा लेंगे, वैल्यू कौन सा लेंगे, तो आज इस वैल्यू वाले का आंसर मिल जाएगा। और अल्टीमेटली यही टॉपिक, और इसके बाद प्लेस और टाइम ऑफ सप्लाई और चैप्टर खत्म। सर जीएसटी का वैल्यू जनरली क्या लिखा गया? वैल्यूएशन ऑफ गुड्स कितना माने जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। आई रिपीट, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुड्स कितना माने जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सर जीएसटी एसेसेबल वैल्यू पे लगता है। किस पे लगता है? एसेसेबल वैल्यू होता क्या अभी बताएंगे। पहले बेसिक वर्ड याद करो, क्योंकि सब में आपको एसेसेबल वैल्यू वर्ड यूज करके साथ में दो और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको नाम में कौन सा वर्ड रखना है? एसेसेबल वैल्यू। अब एसेसेबल वैल्यू होता क्या, वो तो बताइए। प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई, जो हम एक्चुअली तुमको प्राइस दे रहे हैं या देने वाले। जनरल रूल सर यही तो रूल होना भी चाहिए था। हम ग्रेट ईस्टर्न में गया, एक टीवी पसंद किया, हम टीवी का जो एक्चुअल पेमेंट देने जा रहे हैं जीएसटी उसी पे लगेगी, हाँ कि ना? यस सर। लेकिन यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट एक कंडीशन लिखा, जो जनरल ट्रांजेक्शन पर नॉर्मली वो कंडीशन अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाता है, करना नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ होलसेल रिटेल में बिजनेस हो रहा है वो सब जगह गवर्नमेंट बहुत नजर रखता है। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ही नहीं है जो जनरल पब्लिक दुकान से सामान लेके आए, वहाँ तो ऑब्वियस बात है दुकानदार तुमसे जो प्राइस चार्ज करो उसी को तुम जीएसटी देकर आ जाओगे। वहाँ बैठ के वैल्यूएशन रूल थोड़ी लेके बैठोगे। बोलेगे तो हम जीएसटी पढ़ के आए, वैल्यूएशन रूल लगाएंगे। बोलेगा ठीक है दूसरे दुकान से सामान लेंगे, यहाँ से जाओ, भीड़ मत करो। तो सर कंडीशन क्या है? बायर एंड सेलर मस्ट नॉट बी रिलेटेड पर्सन एंड प्राइस मस्ट बी सोल कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो रहे हैं तो फिर तुम जो एक्चुअली प्राइस पे कर रहे हो या पेएबल होगा उसी पे जीएसटी लगेगा, उसी को गुड्स का वैल्यू मानेंगे। तुम ग्रेट ईस्टर्न में अगर जाते हो और एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लाते हो, क्या तुम्हारा ग्रेट ईस्टर्न का कोई रिलेशन है? जनरली नहीं है सर। क्या तुम प्राइस के अलावा कुछ और देकर आते हो? जनरली नहीं देकर आते हो। तो प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है और कोई रिलेशन भी नहीं। तब नॉर्मल रूल लग रहा है। नॉर्मल रूल क्या है सर? गुड्स का एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू किसको बोलते हैं सर? जो प्राइस एक्चुअली में पेड कर रहे हैं या पेएबल करने वाले हैं। ये बात क्लियर है एकदम। तब हम इसको अब कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो नॉर्मल मनी वाला होता है, यस बार्टर में क्या? वो इसीलिए लाएंगे सर। ये तो हो गया नॉर्मल बात। अब आप किस तरफ बढ़ने वाले हैं? अब हम बढ़ने वाला है ये एसेसेबल वैल्यू में क्या क्या और इंक्लूड करना पड़ता है, और यही वो टॉपिक होगा जो एग्जाम में प्रैक्टिकल सम बनेगा। हम तुमको बोला कि हम तुमको एक मशीन तुमसे हम लिया और मशीन का हम तुमको 1 लाख रुपया दे रहे, तो सिर्फ 1 लाख पे जीएसटी मत लगाओ, उसमें कुछ चीजों को और ऐड भी करना। सर कोई रिलेशन नहीं है तब भी? हाँ। सर प्राइस सोल कंसिडरेशन है तब भी? हाँ। मतलब सर आप जो एसेसेबल वैल्यू हमको ऊपर बोले उसका वर्ड क्या यूज किए थे? प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल बोला, गुड्स का दाम नहीं बोला हमने। गौर करो, हम एक बार भी बोला ऊपर कि गुड्स का जो दाम है? नहीं, गुड्स का दाम नहीं। गुड्स के दाम के अलावा भी तुम भी दुकानदार को और भी कुछ पे करके आते हो। कई बार ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करके आते हो, कई बार तुम गुड्स के साथ इंश्योरेंस लेते हो। मान लो अभी हम एसी खरीद के लाया, मोबाइल खरीद के लाया, टीवी खरीद के लाया, वॉशिंग मशीन खरीद के लाया। आजकल वो लोग ऑफर करता है ना सर, 1 साल का वारंटी एक्स्ट्रा ले लीजिए, आपको इतना चार्जेस देना पड़ेगा और आपको 1 साल तो कुछ भी होगा तो हम लोग देखेंगे। 1 साल के अलावा बेसिक वारंटी तो 1 साल है ही। जैसे अभी भी हम एसी लेके आए,
वो हमको 1 साल का तो नॉर्मल वारंटी दे रहा था, प्लस वो मेरे से सर्टेन पेमेंट लिया और मेरे को 5 साल का टोटल वारंटी दिया। तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट की है वो भी तो पेड हुआ ना बेटा, पेड या पेबल। इसीलिए हम ऊपर कभी नहीं बोला कि गुड्स का जो दाम है उस पर जीएसटी लगेगा, हम बोला एसेसेबल वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। और एसेसेबल वैल्यू मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेड नहीं। प्राइस एक्चुअली पेड में कभी गुड्स का दाम नहीं होता। वो 35,000 का एसी था, लेकिन 35,000 के वो अलावा हमसे 3,000 पे इंस्टॉलेशन चाहिए। सर ये क्या नेचुरल है कॉम्बो या क्या है? नहीं, इस पे अलग जीएसटी लगेगा। वो बेटा जी मेरे से एसी का 35,000 रुपया लिया, प्लस 3,000 इंस्टॉलेशन चार्ज भी लिया। ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्री था, वो नहीं लिया, लेकिन उसके अलावा मेरे से 4,000 रुपया लिया, मैंने 3 साल का एक्सटेंडेड वारंटी दी। तो मेरे से वो टोटल कितना लिया? 35,000 एसी का, 3,000 इंस्टॉलेशन का 38 और 4,000 वो मेरे से लिया एक्सटेंडेड वारंटी का। तो अल्टीमेटली वो मेरे से कितना ले लिया? 42,000। तो मेरे को जीएसटी कितने पे देना पड़ेगा? 35,000 रुपये की 42,000 पे? बोलो। बोलो। सर अलग 42,000 पे ना, 35,000 का बेटा जी हम एसी लिया, 3,000 का वो मेरे से इंस्टॉलेशन चार्ज लिया और 4,000 वो मेरे से एक्सटेंडेड वारंटी लिया। अल्टीमेटली हम उसको 42 पेड या पेएबल करने वाला है। तो 35,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा, जिस पे जीएसटी लगेगा 42,000 पे। एसेसेबल वैल्यू इसी को बोलते हैं। हम गुड्स का दाम तो एसेसेबल वैल्यू नहीं बोला, हम पेड या पेएबल वैल्यू को एसेसेबल। बात क्लियर है? यस सर। तो देखो इसीलिए यहाँ पे लिखा जीएसटी के अलावा तुम और कोई टैक्स दे रहे हो तो वो भी एसेसेबल वैल्यू में ऐड हो जाएगा। जीएसटी के अलावा मेरे से कोई 4,000 कोई टैक्स ले रहा मान लो, तो वो वैल्यू भी ऐड हो जाता। मान लो वो मेरे से 1,000 के आधार कोई टैक्स ले रहे हैं, एक बार के लिए मान लो कुछ भी ले रहा 1,000 रुपये और मेरे से, तो वो भी ऐड होता, उसके ऊपर जीएसटी लगता। हाँ, लेकिन जो मतलब जीएसटी को छोड़ के और कोई हमसे वो टैक्स ले रहे हैं तो वो भी गुड्स में ऐड, जैसे म्युनिसिपल टैक्स या कोई एंटरटेनमेंट टैक्स या एक्साइज ड्यूटी। जैसे आप मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हो, आप टिकट के दाम में कभी गौर कर लेना, टिकट के दाम के अलावा वहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा होगा, दोनों को जोड़ के उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू सप्लाई। सप्लाई करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस किया है वो दुकानदार। मान लो हम उसको बोला, मेरे को मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक मिठाई का दुकान में गए, मिठाई खरीदा, वो हमको नॉर्मल बॉक्स में पैक करके तो देता ही, उसका तो हमसे अलग दाम नहीं देता। लेकिन हम उसको बोला भैया ये हमको मिठाई ना आउट ऑफ स्टेशन लेके जाना है, तो कुछ अलग से वो प्लास्टिक का डब्बा में बढ़िया से पैक कर दीजिए ताकि खराब नहीं हो या गिर नहीं जाए। वो मेरे को बोला इसका तो एक्स्ट्रा दाम लगेगा, हम बोले ठीक है, तो वो भी कुछ के दाम में ऐड हो जाएगा, एसेसेबल वैल्यू में वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस मेरे से ले रहा है, पैकिंग का, डिलीवरी का, इंश्योरेंस का, इंस्टॉलेशन का, तो ये जो हम एग्जांपल दिया था ना, इंस्टॉलेशन अलग से, इंश्योरेंस, अगर मान लो मेरे से डिलीवरी चार्ज भी देता, ट्रांसपोर्ट चार्ज होता ना, मान लो ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं था उस एसी का, मतलब बोलता ट्रांसपोर्ट का अलग से 1,000 रुपया लगेगा, वो भी ऐड हो जाता। तो यानी सर कोई भी इंसिडेंटल चार्ज हो, कोई भी जीएसटी को छोड़ के अदर देन जीएसटी कोई भी टैक्सेस या ड्यूटीज हो, वो सब ऐड हो जाएगा आपके एसेसेबल वैल्यू में। तब जाके आपका जीएसटी कैलकुलेट होगा। एनी चार्ज बाय सप्लायर, मान लो हमसे कुछ एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं उसके ऊपर, बड़ा जब कंटेनर आता है ना बेटा, तो हम बोलते हैं हमको अलग से वजन करवा के दिखाओ, तो वो वजन करने का भी खर्चा लगता है, वेजिंग चार्ज। हम उसको बोला, हम दुकान में गया बेटा, हम बोला हमको आपका 500 टी शर्ट चाहिए, बट मेरा कोई स्पेशल प्रोग्राम है, मान लो मेरी बेटी का बर्थडे है, और हम बोला कि मेरे को वहाँ पापा की परी लिखा हुआ टी शर्ट चाहिए 500, और मेरे जितने मेहमान आएंगे उन सबको बांटेगा। तो बेटा जी नॉर्मल टी शर्ट का तो एक दाम है, वो तो लेता है वो जीएसटी उसके ऊपर, लेकिन वो क्या करेगा, वो जो एक्स्ट्रा डिजाइनिंग करवाया वो क्या हमको फोकट में करके देगा?
नहीं ना, तो वो वेजिंग डिजाइनिंग कर रहा है, उनका भी अगर मेरे से पैसा ले रहा है तो वो भी एसेसेबल वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। तो अब तक क्या क्या इंक्लूड करे सर? जीएसटी छोड़ के अदर कोई ड्यूटी या टैक्स? सर कोई भी इंसिडेंटल चार्ज जैसे ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, पैकिंग, सर उसके अलावा कोई भी अदर चार्जेस जो हम एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं उसके साथ, कोई भी डिजाइनिंग, कोई भी वजन करने का, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा एक और आइटम इंक्लूड होगा बेटा, इंटरेस्ट। मान लो दुकानदार हमको उधार में सामान दिए और बोला 2 महीना में पे कर दोगे तो ठीक, 2 महीना से लेट पे करोगे तो ब्याज भी लगेगी, तो वो ब्याज पे भी जीएसटी लग जाएगा। जब वो ब्याज देगा तब। सर अभी तो कैसे डिसाइड ब्याज ले जाएगा? अगर आप टाइमली पेमेंट कर दोगे तो आपको तो ब्याज नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर हम टाइमली पेमेंट नहीं किए, 2 महीना बाद जब पैसा देने का डेट आया तब हम 1 महीना लेट हो गए, तो वो 1 महीना लेट पे ब्याज भी लगाएगा, तो ब्याज पे भी जीएसटी लगेगा, मतलब वो भी एसेसेबल वैल्यू का पार्ट हो जाएगा। तो ये एसेसेबल वैल्यू बहुत काम का वर्ड है। सर सभी चीज ऐड करवा रहे, कुछ माइनस भी कराएंगे? हाँ करवाएंगे। अगर गवर्नमेंट आपको कोई डायरेक्टली सब्सिडी दे रहे, मान लो मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट बोल रहा है तुम ये प्रोडक्ट बनाकर बेचोगे तो हम तुमको सब्सिडी देंगे, तब दुकानदार भी तुमको प्रोडक्ट को सब्सिडी देगा, तो तुम्हारे लिए सब्सिडी माइनस देगा। कई बार होता है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई छूट मिल रहा है, जैसे एग्जांपल देते हैं, ये जो तुम्हारे सिलेंडर वाले, इनको अभी गवर्नमेंट बोला है कि 200 रुपये सिलेंडर देगा, ये तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में सब्सिडी आएगा। मान लो अगर बैंक अकाउंट में नहीं आता, HP कंपनी को बोलता कि 200 रुपया कम कर दो सिलेंडर में, गवर्नमेंट HP कंपनी को या इंडियन ऑयल कंपनी को बोलता कि 200 रुपये सिलेंडर का गवर्नमेंट पे कर देगा, तो मेरे से नहीं लिया तो मेरे से 900 रुपये लिया, मान लीजिए 1100 भी लेगा, कैश में 900 लेता तो 200 माइनस होकर जीएसटी लगता, बिल में दिखाता ना सब्सिडी है 200 रुपये, कितना पे लगेगा? 1100 रुपये की 900 रुपये। अब ये तो बोला सब कुछ ऐड सिखाया, कुछ माइनस भी करना सिखाइए, सभी चीज पे जीएसटी लगा देंगे, कुछ कमी भी कीजिए। देखो यहाँ पे कमी किया, अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उतना वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ दुकानदार आपको कोई सब्सिडी, सब चीज में एप्लीकेबल नहीं है ना? नहीं, सब्सिडी सत्ता में कहाँ मिलती सर, जिसमें सब्सिडी मिलता है उसमें सब में एप्लीकेबल है। हाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तुमको तो डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे, उसका बात नहीं हो रहा है। वो दुकानदार अगर तुमको कोई सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट के बोलने से, पानी में सोलर पैनल लगा है उसके लिए सब्सिडी में, हाँ, और तुम भी कस्टमर को सोलर पैनल का सब्सिडी दिया, सर मैं यूज कर रहा हूँ कंजम्पशन के, तुम यूज कर रहा तो तुम तो दुकानदार को पे कर रहे ना, तुमको सब्सिडी तो गवर्नमेंट दे, तुम दुकानदार को पे कर रहे, वहाँ के बिल में सब्सिडी शो कर रहे हैं, मैं दुकानदार को सही कर रहा हूँ, तुम दुकानदार को जो पे कर रहे, हाँ शो कर रहा है सब्सिडी तो माइनस हो। क्लियर है ये बात? यस सर। अब आता है आखिरी टॉपिक इस वैल्यूएशन के ऊपर, लेकिन बड़ा झक्कास टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। सर कई बार दुकानदार हमको डिस्काउंट देते हैं, अब उसको माइनस करें जीएसटी कैलकुलेट करते वक्त कि नहीं करें? हाँ सर, माइनस करके तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर वो बिल में दिखा रहा है वो डिस्काउंट, वो इनवॉइस में माइनस हुआ दिखा रहा है। मान लो हम एक शर्ट खरीदा, दुकानदार शर्ट लिखा, 2 शर्ट खरीदा, दुकानदार लिखा 900 × 2 1800, लेस डिस्काउंट 200 रुपया, 1600 रुपया चार्ज किए, उस पे तो जीएसटी लगेगा 1600। अगर बिल में डिस्काउंट है तो, मेरा बात क्लियर है? अगर इनवॉइस में डिस्काउंट है तो ही जीएसटी में माइनस करना। लेकिन सर कभी कभी होता है कि बिल में डिस्काउंट नहीं है, वो बिल 1800 का ही बनाया, हम उसके बाद उसको बोला क्या भैया कुछ तो कम कीजिए, और वो बिल में नहीं लिखा, वो बोला था ठीक है 100 रुपये कम कर दी, तब क्या होगा? सर 1800 रुपये जीएसटी देंगे। मतलब सर डिस्काउंट इनवॉइस में शो होना चाहिए, या फिर आपका उसके साथ कोई एग्रीमेंट था, बिल में नहीं शो किया है, लेकिन आपके साथ कोई एग्रीमेंट में था कि हम आपको 200 रुपया बाद में डिस्काउंट करेंगे अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे, तो यानी आपके साथ उसका एग्रीमेंट था, तब भी वो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा जब आप पे करो। फिर इनवॉइस चेंज करना? हाँ, नहीं इनवॉइस चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो इनवॉइस में नीचे लिखा होगा, एग्रीमेंट की तरह लिखा होगा कि अगर टाइमली पेमेंट करता है तो 200 रुपये एक्स्ट्रा छूट है।
तब फिर डिस्काउंट वो भी माइनस होगा, यानी डिस्काउंट दो माइनस होता है, एक जो इनवॉइस में मेंशन है, एक जो बिल बनते वक्त एग्रीमेंट है। या तो इनवॉइस में डिस्काउंट मेंशन है या इनवॉइस बनते वक्त एग्रीमेंट हो गया था, ऐसा बात हो गया था, तो वो दोनों ही केस में डिस्काउंट माइनस होगा। ठीक है, यस तो यहाँ पे हम दोनों बात लिखा है, सर। दोनों बात लिखा है। एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर इनवॉइस में रिकॉर्डेड है तो माइनस करो, नॉट रिकॉर्डेड है तो नो ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आफ्टर सप्लाई अगर एग्रीमेंट में है तो माइनस करो। अब इसी टॉपिक पे फटाफट दो तीन छोटा छोटा बात डिस्कस करना है, एक क्लास और लेना पड़ेगा हमको जीएसटी पे, क्योंकि आगे जो टॉपिक है दोनों ही थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये इनवॉइस वाला डिस्काउंट वाला टॉपिक खत्म करते हैं, बड़ा मजेदार है। ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट सेल ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी। कई बार नहीं होता है बेटा, आप दुकान में सामान खरीदते हो, दुकानदार आपको बोलता है अगर आप 3000 का शॉपिंग करते हो तो आपको एक वाउचर दें जिसको आप अगले परचेज में रिडीम कर सकते। देखिए ऐसा ऑप्शन हम पेंटालून में ऐसा ऑप्शन देखा था कि अगर आप 3000 रुपये के ऊपर का 5000 रुपये के ऊपर का परचेजिंग करते हो, मैंने पेंटालून में ऑफर मिला था हमको, क्या 5000 के ऊपर का कपड़ा खरीदते हो तो आपको एक कूपन देगा जो आप अगले परचेज में यूज कर पाओगे 20% ऑफ। कभी काम नहीं सीधा बोलकर कभी काम नहीं Yes, आता, sir. क्योंकि अगला परचेज इतना जल्दी करने में जाता नहीं है और उसमें बहुत छोटा में नीचे लिखा होता है कि वैलिड फॉर ओनली 1 मंथ। अब तुम 1 मंथ में गए नहीं तो कूपन भरवा। ठीक है, जो भी है, Yes, sir. मान लो ऐसा हमको एक कूपन मिला, हम बेटा जी 5000 का शॉपिंग की, मेरा एग्जांपल देखना, हम 5000 का शॉपिंग की, मेरे को 20% ऑफ का कूपन मिला, लेकिन वो नेक्स्ट परचेज में रिडीम करने देगा। तो क्या ये 5000 में वो डिस्काउंट माइनस करे कि यहाँ पे पूरा 5000 रुपये जीएसटी लगे? 5000 रुपये सिद्धार्थ का बोलना है यहाँ पूरा 5000 रुपये जीएसटी लगे। क्योंकि नेक्स्ट पे 20% है ना। सही बात है। सर वो इन हाँ बोलो पे तो नहीं लिखा है। मैं बोल रही थी, सर वो इनवॉइस पे थोड़ी ना आएगा कि वो बेटा, लिखा इनवॉइस पे तो ये लिखा है ना कि एग्रीमेंट तो दिख रहा है ना कि बाद में 20% ऑफ देगा। बात नहीं। हाँ, लेकिन बाद में आप परचेजिंग करने नहीं गए तो सिद्धार्थ का बात करेक्ट है, यहाँ पूरा 5000 रुपये जीएसटी दे दीजिए। अगर आप Yes. नेक्स्ट टाइम जब परचेज करें और वो कूपन एप्लीकेबल हो जाए वहाँ माइनस कर लीजिएगा डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक और मजेदार एग्जांपल, ये सारे आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स है। कैशबैक कूपन मिले आपको, कई बार होता है ना आप कुछ परचेज करते हो तो आपको कैशबैक आते हैं, मतलब आप पेमेंट पूरा 40,000 कर दो और आपको 2000 रुपये आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा एक हफ्ता बाद या 3 दिन बाद या 5 दिन बाद, जो भी होता है। आज ये पेटीएम में होता है कैशबैक ऑफर। तो अगर आपको सप्लायर खुद कैशबैक दे रहे हैं और ये बात इनवॉइस में मेंशन है तो आप माइनस कर लो, अगर इनवॉइस में मेंशन नहीं है तो माइनस मत करो। रुको मेरा बात पे आने दो। मान लो हम सैमसंग कंपनी का एक टीवी खरीदा, अगर हमको सैमसंग कंपनी कैशबैक दे रहे हैं और ये बात इनवॉइस में लिखा है कि आपको बाद में कैशबैक आ जाएगा, तब फिर वो माइनस करके जीएसटी लगेगा। लेट्स से हम 30,000 का एक टीवी खरीदा और वहां बोला तो 10% कैशबैक है, तो 3000 मेरा कैशबैक बनता है। ये बात इनवॉइस में सैमसंग कंपनी हमको ये कैशबैक कौन दे रहा है? खुद सैमसंग कंपनी बाय द सप्लायर इटसेल्फ। तो आपको ये माइनस करने मिल जाएगा। अब 30,000 का बिल में नीचे लिखा हुआ है कि 3000 का कैशबैक आपके एक हफ्ता में आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो आपको 27,000 रुपये जीएसटी चाहिए। लेकिन सर ये बात अगर इनवॉइस में मेंशन नहीं है तो सर नहीं होगा। लेकिन सर जनरली आपको कभी सैमसंग कैशबैक देता ही नहीं, आप थर्ड पार्टी के थ्रू परचेज करते हो और वो बैंक या वो क्रेडिट कार्ड या वो पेटीएम वॉलेट या वो गूगल पे या वो अमेजोन पे वो लोग आपको रिफंड देते हैं। उस केस में क्या होगा, यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर मेरे को कैशबैक दे रहे हैं तो फिर माइनस करने नहीं मिलेगा, मतलब तब हमको पूरे 30,000 रुपये जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर है ये बेटा? ये सब केसेस एग्जाम में आते हैं।
डाउट कोई, क्वेश्चन Yes, कोई? sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अगला आइटम पे आते हैं, फ्री सैंपल। बहुत बार कंपनियां, हम अपनी मॉल में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई मंजन का कंपनी, मतलब टूथपेस्ट का कंपनी या कोई कॉफी का कंपनी कॉफी फ्री में बांट रहा है, छोटा छोटा पाउच या छोटा वाला टूथपेस्ट का फ्री में बांट दिया सैशेट, ताकि लोग यूज करें, पसंद आए तो और बाई करें। ज्यादातर नया कंपनी क्या करता है ना, फ्री सैंपल बांटता है लोगों को फ्री में खिलाता है ताकि उनको पसंद आए तो आगे बाई करें। जैसे मेरी मम्मी को बहुत बड़ा मजा आया था, मेरी मम्मी जब फर्स्ट टाइम मम्मी गई थी तो वहाँ पे कोई कॉफी कंपनी नया आया हुआ था, वो फ्री में कॉफी पिला रहा था बना के। तो मेरी मम्मी को लगा अच्छा आदमी जाएंगे तो कॉफी पिलाएगा। मेरी मम्मी को नेक्स्ट टाइम बोलता चल अपनी चल, हम लेके क्यों कॉफी पी जाएंगे, हम लोगों के आपके लिए रोज बैठने वाला है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो फ्री में कॉफी पिला रहे, क्या उस फ्री सैंपल वो जो बांट रहे हैं क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बोलो मन में आया होगा, सब फ्री सैंपल बांट रहे हैं, आपको पैसा ही नहीं दे रहे हैं तो जीएसटी की बात करेगा आपसे। बेटा जी लिखनी है कैच है, अगर अनरिलेटेड पार्टी को फ्री सैंपल बांट रहा है तो नो जीएसटी। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वो अपने होलसेलर को या बहुत बड़ा होलसेलर अपने रिटेलर दुकानदार को फ्री सैंपल दे रहे हैं। आपको एक बहुत मजेदार बात बताते हैं, एल्कलीगल चॉकलेट खाए हो? यस बेटा जी वो बड़ा वाला डब्बा में से निकाल के देता है ना दुकानदार, उस डब्बा में अगर 100 पीस आता है ना तो 20 पीस दुकानदार के लिए एक्स्ट्रा होता है। मतलब डब्बा में 120 चॉकलेट है लेकिन दाम दुकानदार 100 का लिए, ठीक है? तो वहां पे रिलेटेड पार्टी को वो दे रहे हैं ना फ्री सैंपल, तो रिलेटेड पार्टी को अगर फ्री सैंपल दे रहा है तो जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, चाहे बाद में उसका आईटीसी क्लेम कर ले, बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर ले। तो सर फ्री सैंपल का जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेगा? पिताजी 5 रुपया का पाउच हम आपको फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उसका दाम 5 रुपया है तो पता ही है ना, कि ये भी नहीं पता कि इसका दाम कितना है। मतलब कैसे हुआ कोई मांगता तो मैं बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हूँ, लेट्स से तुम एक नया कॉफी का कंपनी नया ब्रांड लॉन्च, तुम मेरी दुकान में आया, यहाँ पे बिकाई तला मोड़ पे छोटा सा दुकान खोल के बैठा है, तुम मेरी दुकान में आया और तुम हमको बोला कि ना ये कॉफी का पाउच 20 तो रखिए, आप यूज करके देखिए, अगर आपको पसंद आए तो कस्टमर को बोलिए। तो तुम एक रिलेटेड पार्टी को, क्योंकि वो तुम्हारा बिजनेस रिलेशन है, तुम उस पार्टी को फ्री में दे रहे हो। एक पाउच का मान ले दाम 5 रुपया, तुम उसको 20 पाउच फ्री में दे के गए तो 100 रुपया का तुम उसको फ्री में दे के गए। बेटा ये थोड़ी ना कि दाम ही नहीं पता, फ्री में दे रहे हैं लेकिन दाम तो बताइए, एक पाउच बिकता तो कितने में बिकता है? 5 रुपये। हाँ, तुम उसको 20 इंटू 5 100 रुपये का माल फ्री में दे के गया, 100 रुपये तो उससे तुम जीएसटी लेगा, उससे ले मतलब तुम अपनी जेब से भर और बाद में उसका इनपुट क्लेम करो, उससे तो नहीं ले रहे, सॉरी उससे नहीं लेगा, तुम खुद से देगा वो जीएसटी जमा और बाद में आईटीसी क्लेम करो। तो अगर तुम रिलेटेड पार्टी को फ्री सैंपल बांट रहे हैं तो जीएसटी क्लेम कर, जीएसटी दो और फिर आईटीसी क्लेम करो। लेकिन अगर तुम अनरिलेटेड पार्टी से कर रहे हो तो मतलब भाई मेरी मम्मी को जो कॉफी पिलाया उस पर कंपनी को जीएसटी नहीं देना, तो ना देना ना आईटीसी क्लेम करना। क्लियर है ये टॉपिक? Yes, sir. अगला एक्स्ट्रा यूनिट या एक्स्ट्रा क्वांटिटी फ्री। लेस चिप्स खरीदे हो, चिप्स के साथ हवा फ्री या हवा के साथ चिप्स फ्री, सॉरी आप हवा का पैसा देते हो, चिप्स आपको फ्री मिलता है। उस पे और एक बड़ा बात लिखा रहता है 20% एक्स्ट्रा, जबकि उसके वजन का 20% आप कैलकुलेट करोगे ना तो एक चिप्स का आधा टुकड़ा आपको फ्री दे रहे हैं, बट लिख रहा इतने बड़े बड़े अक्षर में 20% एक्स्ट्रा। वैसे मान लो एक दुकान से हम 10 पीस चॉकलेट खरीदा, मान लो उस पर 1 चॉकलेट फ्री है, तो अगर हमको एक्स्ट्रा यूनिट या एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल रहा है तो उस एक्स्ट्रा यूनिट पे दुकानदार तो मेरे से पैसा नहीं लिया ना, मैन्युफैक्चरर तो मेरे से पैसा नहीं लिया ना, तो उस पर जीएसटी का क्या होगा? मान लो 100 ग्राम का डब्बा है, उस पर 10% एक्स्ट्रा है, मतलब डब्बा में अब कितना यूनिट है? 110 ग्राम। 100 ग्राम का एक डब्बा है, 100 ग्राम के डब्बे का दाम मान लो 90 रुपये है,
लेकिन उस डब्बे पे लिखा हुआ है 10 ग्राम फ्री, तो यानी अब 110 ग्राम है उस डब्बे के अंदर, लेकिन दुकानदार मेरे से कितना लिया 90, तो वो जो 10 ग्राम एक्स्ट्रा हमको फ्री दिया, क्या उस पर कोई जीएसटी अट्रैक्ट होगा? 90 रुपीज पे नो सर 90 पे जीएसटी होगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं। सर ये बात तो कॉमन सेंस का लिखा है, बेटा रूल में नहीं लिखता ना, तो और उसमें झमेला होता। तो ये सिंपल ही बात था, आप एकदम करेक्ट हो। सर 90 रुपये तो लग रहा है दुकान कस्टमर को, तो कस्टमर एक्स्ट्रा किस बात का पैसा, ठीक है नहीं देगा, यानी क्या नो जीएसटी ऑन एक्स्ट्रा यूनिट। हाँ देखो, लेकिन मजेदार बात बेटा जी, वो जो 10 ग्राम एक्स्ट्रा जो दे रहा है कंपनी को तो बनाने का खर्चा लगा है कि नहीं लगा है? यस कंपनी ही प्रोडक्ट में 10 ग्राम जो एक्स्ट्रा फ्री डाला है, तो कंपनी को तो बनाने का खर्चा लगा है। यस तो खर्चा लगा तो उसके वो जीएसटी देकर भी आए हैं, रॉ मटेरियल पे, जो भी इंग्रेडिएंट पे, तो उसका आईटीसी क्लेम कर ले। तो देखो यहाँ पे दुकानदार को बेनिफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा जो माल दिए हैं उस पर जीएसटी कलेक्ट करके जमा भी नहीं करना है, लेकिन उसका आईटीसी क्लेम कैसे करेगा समझा नहीं। हम ये 100 ग्राम बनाने का मान लो मेरे को 72 रुपीज खर्चा हो, अब इसमें जो हम 10 ग्राम एक्स्ट्रा डाला, मान लो उसका भी 2 रुपया लगा, ठीक है, तो मेरे से जो भी जिनसे भी हम रॉ मटेरियल लाया होगा, वो तो हमसे 2 रुपया का सामान पे भी जीएसटी लिया होगा, वो तो हमसे जीएसटी लिया ही होगा। हम एक हेलमेट तुमको फ्री बेच रहे हैं, मान लो तुम्हें दुकान में गया एक हेलमेट लिया, हम तुमको एक हेलमेट फ्री दे रहे हैं, तेरे से तो हम 2 हेलमेट, एक हेलमेट का दाम भी 1000 रुपया, 2 हेलमेट का दाम भी तुमसे 1000 रुपये ले रहे हैं, तो तुमसे तो 1000 रुपये जीएसटी लिया, लेकिन कंपनी जो हेलमेट बना रहा है उसको जब दूसरा हेलमेट फुकट में बन गया, उससे तो पैसा लगा, तो पैसा लगा तो उसको परचेज करके लाया कहीं से, या रॉ मटेरियल लगाया कहीं से, तो उसका तो आईटीसी को देकर जीएसटी देकर आएगा, उसका इनपुट तो क्लेम करेगा। तो यहाँ पर सेल पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 10 ग्राम है या एक्स्ट्रा 1 हेलमेट है, उसका आईटीसी क्लेम करने मिलेगा। तो इसमें कोई तो गवर्नमेंट का लॉस है, क्योंकि गवर्नमेंट को तरफ से जीएसटी ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट मान रही है कि उससे मार्केट का सेल भी बढ़ता है, ठीक है। फ्री गिफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप बड़े बड़े कंपनी के अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो ना, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी आपको फ्री गिफ्ट देती है। मेरे कजन भैया, उनके पास हैवेल्स का एजेंसी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचती है, एक्चुअल घटना बता रहा है। उनको हैवेल्स कंपनी उनके घर में एक एसी फ्री लगवा दी, क्योंकि वो इतना बढ़िया उसका सेल करवा के दिए कि उससे खुश होके कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को फ्री गिफ्ट दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्री गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, क्या कंपनी को उस पर जीएसटी जमा करना पड़ेगा? नॉर्मल बायर करना, उसको इनपुट मिल जाएगा, इनपुट क्लेम करने का अलग बात है, जीएसटी तो देना पड़ेगा ना। लेकिन अब यहाँ पे एक मजेदार बात है, हम कौन सा कंपनी का नाम दिया अभी? हैवेल्स। उनको क्या गिफ्ट मिला? एसी तो नहीं बनाता हैवेल्स, दूसरे ब्रांड, मान लो हिताची का एसी दिया, तो कंपनी हैवेल्स दे रहा हिताची का एसी, तो कंपनी को एक बार उस पर जीएसटी जमा करना पड़ेगा और बाद में इनपुट क्लेम करना। तो नॉर्मल है ना, अगर आप सुन लो, लेकिन अगर कंपनी अपना ही कंपनी का कोई प्रोडक्ट गिफ्ट देता, मान लो हैवेल्स का मिक्सर ग्राइंडर उनको फ्री देता, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई इनपुट भी क्लेम करने नहीं। हम 2 बात बोला है बेटा आपको, हम आपकी कंपनी का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप अगर हमको कोई गिफ्ट दे रहे हो और आप ही के कंपनी का वो सामान है, तो फिर कोई जीएसटी नहीं, कोई आईटीसी नहीं, न तो जीएसटी जमा करना ना इनपुट क्लेम करना। लेकिन अगर आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट हमको लेकर दे रहे हो, तो आप उस पर जीएसटी जमा करो और बाद में आईटीसी क्लेम। बहुत गेम हो जाएगा, गिफ्ट कर करके ऐसे गिफ्ट ही करते रहेंगे, वो सेल करता रहेगा। सप्लाई अंडर वारंटी, कई बार आप वारंटी पे सामान लेते हो, तो आपको जो कंपनी वारंटी दे रहे हैं 1 साल का, जहाँ बुलाया था ना रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग आपको फ्री में करके देंगे, तो बेटा जी अगर आपको फ्री वारंटी दे रहे हैं तो नो जीएसटी नो आईटीसी उस वारंटी वैल्यू पे, वारंटी वैल्यू पे ना जीएसटी लगेगा, फ्री वारंटी। अगर हम बोला ना, हम अभी एसी खरीद के लाया, हमको 1 साल का वारंटी तो वो फ्री दिया, और 3 साल का वारंटी लेने के लिए वो मेरे से 4000 रुपये लिया। तो ये जो 4000 रुपये एक्स्ट्रा वारंटी पे लिया,
उस पर जीएसटी लगेगा, है ना, उसको तो इंक्लूड किए थे ना एसेसेबल वैल्यू में, लेकिन वो जो 1 साल का वारंटी दिया उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर तुमको जीएसटी में वो कोई पार्ट्स फ्री में लगा के दे रहे हैं, वारंटी के स्कीम के अंदर तुम्हारा प्रोडक्ट जो खराब हुआ उसका पूरा पार्ट बदल दिया, तब फिर उस पर कंपनी उतना का आईटीसी क्लेम कर लेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन कंपनी आईटीसी क्लेम कर सकती। कस्टमर से नहीं होगा जीएसटी? नहीं, वारंटी फ्री वारंटी था। हम तुमको एक टीवी बेचा, टीवी का एक पार्ट खराब हो गया, तुम्हारा टीवी वारंटी स्कीम में था और वारंटी में पार्ट रिप्लेसमेंट भी बोला हुआ था, पार्ट का हम पैसा नहीं ले रहा था, पैसा लेता तो उसको तो जीएसटी नहीं लेता, ठीक है, यहाँ पे पार्ट फ्री में दे रहे हैं, तो तुमको फ्री में दे रहा है, इस सेल पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन कंपनी को वो पार्ट कहीं से खरीद के लाया होगा तो उसका इनपुट बनेगी, कंपनी का फायदा है। आखिरी टॉपिक और आज के लिए क्लास स्टॉप करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्काउंट, यानी एक्स्ट्रा कोई डील मिलता है। एक्स्ट्रा डील का एग्जांपल देते हैं, हमारे कंपनी का वॉशिंग मशीन खरीदिए, आपका लकी ड्रॉ में नाम आया तो आपको सिंगापुर का ट्रिप देंगे। ऐसा स्कीम सुने हो ना? हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदिए, आपका लकी ड्रॉ में नाम निकला तो आपको वो जो भी लकी ड्रॉ में निकलेगा इनाम वो आपको देंगे। तो बेटा जी अगर ऐसा कोई स्कीम है तो फिर अगर वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता नहीं था तो उसका कोई सेपरेट ट्रीटमेंट करने का दरकार नहीं है, लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता था कि गिफ्ट क्या है तो फिर जीएसटी लगेगा उसको। मतलब वो प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है लेकिन कंपनी को प्रोडक्ट पे जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे मेरी मम्मी एक कंपनी का सर्फ लाती थी जिसका नाम था आईना सर्फ, तो आईना सर्फ में क्या था, ऊपर निकलता है, अब उसमें कभी निकलता था सॉरी नो गिफ्ट, कभी निकल जाता था बकेट फ्री, कभी निकल जाता था चम्मच फ्री, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो जो फ्री निकल रहा है कंपनी को उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से मेंशन नहीं कि इसमें क्या फ्री। लेकिन अगर लकी ड्रॉ निकलेगा और नहीं पता क्या निकलेगा, या आपका लकी ड्रॉ में नाम डाल देंगे, जिसका नाम निकला उसको इनाम लगेगा। 100 लोग प्रोडक्ट खरीदा, 100 लोगों का नाम लगे, बॉल में डाले और डाल के निकाले, एक नाम निकला उसको वो फ्री गिफ्ट देंगे। तो फिर उस केस में उसका कोई सेपरेट ट्रीटमेंट करने का दरकार नहीं। लेकिन अगर पहले से पता है कि लकी ड्रॉ निकलेगा तो फिर जीएसटी लगेगा। तो ये सारा बात था। अब आखिरी 2 टॉपिक बचेगा, इनवॉइस, प्लेस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर डन होगा। हमको मालूम है मैं एक क्लास एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन एक्चुअली में हमको ये सब बात टॉपिक डिटेल में बात करना था। इतना ज़्यादा शॉर्ट में बात करते तो आपको समझ में नहीं आया।